साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट नंबर 31 और अभी तक हम लोगों ने 1 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। ऑप्शन दिया है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, जिसका उल्लेख भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, और मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही अनुच्छेद 25 आता है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 में है और संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले मूल अधिकार के अंतर्गत आता था, इसका उल्लेख आर्टिकल 31 में किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे आर्टिकल 300A के अंतर्गत कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेघालय का पठार भाग है। ऑप्शन दिया है हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का या सतपुड़ा श्रेणी का। तो मेघालय का पठार, जो कि शिलोंग के पठार के भी नाम से जाना जाता है, जो कि पूर्वोत्तर में अवस्थित है, और यह प्रायद्वीपीय खंड का भाग है, जो कि बीच में जो बांग्लादेश का मैदान पड़ता है उसे मालदा गैप कहा जाता है। इसी मालदा गैप के द्वारा शिलोंग का पठार प्रायद्वीपीय खंड से पृथक हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। ऑप्शन दिया है संविधान निर्माण के समय, 26 जनवरी 1950 को, 42वें संविधान संशोधन में या इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक कर्तव्य जिसका उल्लेख भाग 4A में है और आर्टिकल 51A में है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे संविधान में जोड़ा गया और 42वें संविधान द्वारा जब जोड़ा गया था तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन एक और संविधान संशोधन किया गया जो कि 86वां संविधान संशोधन था और यह 2002 में किया गया। इस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या को 10 से बढ़ाकर 11 कर दिया गया। तो वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 हैं। तो इसमें हमारा सही विकल्प हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य स्थित है। ऑप्शन दिया है कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार, मालाबार तट या कोंकण तट। तो सबसे पहले भारत के सभी तटों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले पश्चिमी घाट के तटों का नाम जान लेते हैं। पश्चिमी घाट के तटों में सबसे पहला तट है कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र से गोवा तक है। इसको क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं। गोवा से मंगलौर तक के तट को कन्नड़ तट या कनारा तट कहते हैं और मंगलौर से केरल तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। तो ये हो गए पश्चिमी घाट पर अवस्थित तटों के नाम। अब पूर्वी घाट पर अवस्थित तटों का नाम जान लेते हैं। तो पूर्वी घाट पर कौन कौन से तट अवस्थित हैं? सबसे पहला तट, जो कि उड़ीसा वाला तट है, उसे उत्कल तट कहते हैं। उड़ीसा से लेकर जो आंध्र प्रदेश का तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं और आंध्र प्रदेश से लेकर केप कॉमरिन या इसको कन्याकुमारी भी कहा जाता है, इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो कृष्णा डेल्टा एवं केप कॉमरिन के मध्य कौन सा तट अवस्थित है? तो कोरोमंडल तट अवस्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ का संबंध आगरा घराने से नहीं है? ऑप्शन दिया है उस्ताद फैयाज खान, खुदा बख्श, गुलाम हैदर खान या उन्हीं को कल्लन खान भी कहा जाता है, और पंडित राम सहाय। तो आगरा घराने से संबंध है उस्ताद फैयाज खान, खुदा बख्श और गुलाम हैदर खान का है, जबकि पंडित राम सहाय का संबंध लखनऊ घराने से है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ऑप्शन दिया है
लॉस एंजल्स, रोम, केप टाउन, न्यूयॉर्क। तो सबसे पहले देखेंगे कि भूमध्य सागरीय जलवायु कितने डिग्री अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से 45 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिण और उत्तर में पाई जाती है। और 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य कौन सा नगर आएगा? तो न्यूयॉर्क आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। ऑप्शन दिया है तट से 3 समुद्री मील तक, तट से 6 समुद्री मील तक, तट से 12 समुद्री मील तक या तट से 24 समुद्री मील तक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तट से कितने समुद्री मील तक कौन कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। तो तट से लगी हुई एक आधार रेखा होती है, जहां से इसको आधार रेखा कहा जाता है। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक, जिसको नॉटिकल मील कहा जाता है, 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को प्रादेशिक जल क्षेत्र कहते हैं। और आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को अविच्छिन्न मंडल कहा जाता है। और आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र को आर्थिक मंडल कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में संसाधनों के पूर्ण दोहन का अधिकार प्राप्त होता है। 24 नॉटिकल मील तक के क्षेत्र में अप्रवासी कानून, पर्यावरणीय स्वच्छता और सीमा शुल्क वसूल किया जाता है। और 200 नॉटिकल तक के क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान का अधिकार प्राप्त है, जीवों के संकेंद्रण का अधिकार प्राप्त है तथा सागरीय संसाधन का अधिकार प्राप्त है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया है नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। तो इसमें पालघाट केरल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, जबकि नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि सिक्किम में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है। ऑप्शन दिया है समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता। तो आप लोगों को पता है कि नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान में भाग 4 में किया गया है और आर्टिकल 36 से 51 तक है, जिसमें आर्टिकल 44 के तहत समान नागरिक संहिता का अधिकार प्राप्त है। प्रेस की स्वतंत्रता जो कि आर्टिकल 19 में दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख आर्टिकल 25 में किया गया है। विधि के समक्ष समानता का उल्लेख आर्टिकल 14 में किया गया है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए। समान नागरिक संहिता का उल्लेख कहाँ है? आर्टिकल 44 में है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था। ऑप्शन दिया है अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का या प्रयाग में गंगा, यमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर का था। अगला प्रश्न देखेंगे, हिकोस्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। ऑप्शन दिया है तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर या बहुत कम प्रकाश में। तो हिकोस्टोथर्म यानी कि जो पौधे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगते हैं उन्हें हिकोस्टोथर्म कहते हैं और ये पौधे बहुत कम ताप पर उगते हैं। आगे देखेंगे, बहुत कम तापमान वाले क्षेत्रों जैसे पर्वतों एवं अल्पाइन वनों में उगने वाले पौधों को ही हिकोस्टोथर्म कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के तहत निम्न में से मेरठ का उत्पाद है। ऑप्शन दिया है गेहूं डंठल हस्तशिल्प, गुण, धातु शिल्प या खेल का सामान। तो गेहूं डंठल हस्तशिल्प बहराइच का है, गुण जो कि मुजफ्फरनगर और अयोध्या का है, धातु शिल्प मुरादाबाद का है और खेल का सामान मेरठ का है। अगला प्रश्न देखेंगे, खानाबदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक किस क्षेत्र में पाए जाते हैं।
ऑप्शन दिया है गर्म नमी वाले प्रदेश में, ठंडे नमी वाले प्रदेश में, वर्षा वाले क्षेत्र में या शुष्क क्षेत्र में। तो खाना बदोश जनजाति के लोग सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र में पाए जाते हैं। नीचे देखेंगे, खाना बदोश जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है। अफ्रीका, मध्य एशिया, दक्षिण अमेरिका के शुष्क क्षेत्रों में यह जनजातियां प्रमुखता से पाई जाती हैं। तो इसमें इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।